हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र प्रजापति, चंदन वर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग राजन सीरीज की अंतिम श्रृंखला जो आप देखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कहा जाता है कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में आक्रमण करता है और कंपली का जो राजा था, कंपली के राजा के यहाँ यह लोग मंत्री थे, सेनापति मंत्री के रूप में कार्य करते थे। और कंपली को विजित करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को पकड़ लिया, बंदी बना लिया और यहाँ दिल्ली ले आके इनको जो है इस्लाम धर्म में दीक्षित करवा दिया, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए। बाद में जब दक्षिण भारत में पुनः विद्रोह होता है तो उन्हीं विद्रोहों का दमन करने के लिए हरिहर और बुक्का को दक्षिण में भेजा जाता है। लेकिन यह लोग वहां पे जाके, एक संस्कृत के विद्वान थे, उनकी सहायता से पुनः हिंदू धर्म अपना लेते हैं और वहां पे विद्रोह करके आप देखेंगे 1336 ईस्वी में इनके द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा देखेंगे आप लोग 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में की स्थापना के समय जिनसे सहायता ली थी हरिहर और बुक्का ने, वह व्यक्ति का नाम क्या है? तो आप देखेंगे पहला विकल्प है वाणभट्ट, दूसरा है माधव विद्यारण्य, तीसरा है मयूर और चौथा है धन्वंतरी। आप देखेंगे जो बाणभट्ट थे यह हर्ष के दरबारी थे, हर्ष, और इनकी प्रसिद्ध रचना, फेमस रचना आप देखेंगे कादंबरी है। कादंबरी इनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद मयूर, तो मयूर भी देखेंगे, यह भी हर्ष के दरबारी कवि थे। मयूर भी हर्ष के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा सूर्य शतक लिखा गया था। सूर्य शतक, सूर्य शतक जो लिखा गया था, आप देखेंगे यह लिखा गया था, सूर्य शतक लिखा गया था यह मयूर के द्वारा। अगला देखेंगे आप कि धन्वंतरी, तो धन्वंतरी देखा जाएगा तो यह गुप्त काल में, धन्वंतरी गुप्त काल में, धन्वंतरी जो थे गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या इन्हीं को कहा जाता है विक्रमादित्य, इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को कहा जाता है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और यह पेशा इनका क्या था? यह थे चिकित्सक, पेशा था इनका चिकित्सक, यह चिकित्सक थे। तो आप देखेंगे हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म से पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करने में और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में जो सहायता दिए थे वह थे माधव विद्यारण्य, इन्हीं के द्वारा इनको सपोर्ट किया गया था, सहायता दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है चंद्रमा की परिक्रमण पथ है वृत्ताकार, सरल रेखी, दीर्घवृत्ताकार, परवलयाकार। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि जो चंद्रमा है, जैसे आप देखेंगे चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक यह उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। यह किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और पूछा जा रहा है कि यह जो चंद्रमा है
यह अपने परिपथ पे किस प्रकार से गति करती है या घूमती रहती है, चलती रहती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार अगर ये चलती है तो इसको वृत्ताकार कहा जाएगा। दीर्घ वृत्ताकार, यह जो दीर्घ वृत्ताकार की यह गोला जो होगा वृत्त बहुत बड़ी होगी, तो इस प्रकार। तरह की परवलयकार, परवलय इस प्रकार से परवलयकार। फिर करो सरल रेखी मतलब इस प्रकार से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा जो है यह पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार से करती है। तो इसका देखेंगे जो सही उत्तर होगा वह दीर्घ वृत्ताकार होगा। दीर्घ वृत्ताकार रूप में ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो अब देखेंगे कि यह दीर्घ वृत्ताकार के रूप में, तो यहाँ पे आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रकार से यह चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का के धरातल पर कितने भाग पर जल का विस्तार है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी के धरातल पर संपूर्ण रूप से देखा जाए तो 71% जो है जलमंडल है, 71% जलमंडल है और 29% जो है स्थल है। 29% स्थल है और 71% जल है। तो अब देखेंगे तो यहां विकल्प दिया गया है 1/4 भाग, 3/4 भाग, 1/3 भाग और 2/3 भाग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो उत्तर होगा यह होगा 3/4 भाग, क्योंकि लगभग में यही उत्तर 71% के नजदीक यही आंसर आ रहा है आपका, इसलिए लगभग में इसको हम आंसर मान सकते हैं, क्योंकि यह जो है 71% के सबसे नजदीक उत्तर है, इसलिए यही आपका सही उत्तर होगा। यह ध्यान दीजिएगा, अन्य उत्तर आपका सही नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पर रेखा को देखा जाए तो यहां से जो रेखा बीचों बीच गुजरती है, 0 अंश रेखा, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये आपकी भूमध्य रेखा हो जाएगी। आप देखेंगे इसके ऊपर जाएंगे तो यह रेखा जो होती है कर्क रेखा हो जाएगी। कर्क रेखा इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगी कर्क रेखा, इस नीचे हो जाएगी मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। यहां पे आप लोग देखेंगे यहां पर, तो यहां पे हो जाएगी मकर रेखा। मकर रेखा इसके नीचे आप आएंगे और इसके ऊपर आप जाएंगे तो यह हो जाएगी आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त यह 66.5 अंश होगी, यह 23.5 अंश होगी। और नीचे जो होगी अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और यहाँ पे यह भी इतना होगी। और यहाँ पे देखेंगे आपका यह ध्रुव हो जाएगा, यह ध्रुव हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और नीचे हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो आपसे अब तीनों रेखा आपको पता हो गई कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा महाद्वीप है, महाद्वीप का नाम पूछा जा रहा है जहां से कर्क रेखा मतलब यह वाली रेखा, तो इसके बाद भूमध्य रेखा, यह वाली रेखा और यहाँ पे मकर रेखा।
मतलब यह रेखा। पूछा जा रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यह तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन में दिया गया है यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप लोग देखेंगे कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से ही तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ जैसे आप देखेंगे यह अफ्रीका, मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है आपका, यह है आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप है। ऊपर देखेंगे भूमध्य सागर हो जाएगा, भूमध्य सागर है। इधर आप देखेंगे लाल सागर है, लाल सागर। यहाँ पे देखेंगे यह जो आपका है यही है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे तो एक रेखा जो यहां से गुजरती है, इस रेखा को बोला जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसी रेखा का बोला जाता है भूमध्य रेखा और इसी रेखा को बोला जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो आप ध्यान दीजिएगा भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा और इसके साथ साथ भूमध्य रेखा जीरो अंश अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके ऊपर देखेंगे एक रेखा गुजरती है, यह रेखा जो है इसको बोला जाता है कर्क रेखा, यह है कर्क रेखा। और इसके नीचे से जो रेखा गुजरती है इसे बोला जाता है मकर रेखा। तो आप देखेंगे कि तीनों रेखाएं जो गुजर रही हैं वह अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही हैं, इसलिए आपका सही उत्तर जो होगा अफ्रीका महाद्वीप होगा। यह क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? पूछा जा रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, यह जो हमारा निवास स्थान है, इस पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे कितने मुख्य भागों में, कितने मुख्य परतों में इसको बांटा गया है? अब विकल्प में दिया गया है आ 3, बा 4, सा 5 और दा 6। तो यहां पे आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम देखते हैं तो ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर यह वाला जो भाग बोला जाता है इसी को क्रस्ट बोला जाता है, भूपर्पटी, भूपर्पटी या इसी को क्रस्ट बोला जाता है। जो बीच वाला भाग है, बीच वाले भाग को मेंटल, इसके बाद जो नीचे वाला भाग है इसे प्रोड, प्रोड या कोर। तो आप देखेंगे एक तो आपका यह भाग हो गया, दूसरा यह हो गया, एक यह, दूसरा यह, तीसरा यहां पे आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। अब इन्हीं परतों को देखेंगे तो सुएज महोदय के द्वारा सियाल सीमा निफे के नाम से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसमें पाया जाता है? पृथ्वी का चुंबकत्व का मतलब है अगर किसी भी वस्तु, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, कि अगर किसी भी वस्तु को हम ऊपर उछालेंगे तो एक सीमा के बाद वह पुनः पृथ्वी पर आ जाती है, नीचे वह आ जाती है। तो कहा जा रहा है कि जो वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं और वह वस्तु नीचे आती है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है या चुंबकत्व बल है, यह बल पृथ्वी में किस पदार्थ के, किस तत्व के कारण पाया जाता है? अब विकल्प में देखेंगे तो पहला दिया गया है लौह तत्व, दूसरा दिया गया है सिलिका, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा जो है
वह आपका है एल्यूमिनियम। तो अगले क्वेश्चन में हम पृथ्वी को परतों को बताए थे आपको, एक बार पुनः देख लीजिएगा। जो पृथ्वी की परतें हैं, आप देखेंगे पृथ्वी की जो परत है, तो सबसे आप देखेंगे ऊपर भी वाली परत जो है, ऊपर वाली परत को बोला जाता है सियाल। सियाल, दूसरी को सीमा, और तीसरी जो है निफे। अब आप आगे देखेंगे जो ऊपरी परत है सियाल, इसमें दो तत्वों की अधिकता पाई जाती है। एक आपका सिलिका है, सिलिका, सिलिका, और दूसरा जो यहाँ पे पदार्थ है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सिलिका प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो जाएगा। दूसरा आपका है सीमा, तो सीमा में भी देखेंगे सिलिका हो जाएगा, सिलिका, और दूसरा जो तत्व हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो जाएगा। तीसरा जो है निफे है, जिसको आप लोग फ्लोर कहते हैं, तो निफे में देखेंगे आप लोग निकिल, और जो दूसरा तत्व है वह है फेरियम। फेरियम मतलब लोहा। तो आप देखेंगे, अब आप लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, उत्तर कौन सा होगा। तो यहां पे आप देखेंगे जो पृथ्वी के बीच चुंबकत्व तो पाया जाता है, वह पाया जाता है लौह तत्व के कारण। आपका उत्तर जो सही होगा लौह तत्व होगा। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? जो पृथ्वी पर चट्टानें पाई जाती हैं, पूछा जा रहा है कि चट्टान, इसी को शैल बोला जाता है, चट्टान को शैल भी बोला जाता है, शैल। तो कहा जा रहा है कि ये शैल जो है कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 6 प्रकार के। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे जो शैल है, चट्टान है, तो चट्टान के प्रकार में देखा जाए तो पहला जो शैल है आग्नेय शैल है, आग्नेय चट्टान। दूसरा है अवसादी, अवसादी, इसी को बोला जाता है परतदार, परतदार। तीसरा जो है कायांतरित, कायांतरित या रूपांतरित। रूपांतरित। तो 1, 2, 3। तो पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, शैल पाई जाती हैं, वह मुख्य रूप से वह 3 प्रकार की शैल पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है। वैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं जो चट्टान है इसको शैल के नाम से भी जाना जाता है, और 3 प्रकार को आपको शैल भी बता दिए कि आग्नेय, आग्नेय के बाद परतदार या अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो विकल्प में दिया गया है इसमें रूपांतरित शैल कौन सी है? तो अब देखेंगे दिया है ऑप्शन में ग्रेनाइट, ग्रेबो, यह ग्रेबो होगा, और इसके बाद बेसाल्ट, और अंत में दिया है संगमरमर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शैल है कि जो रूपांतरित है। तो अब यहाँ पे देखेंगे यह जो आपका ग्रेनाइट शैल है, यह है, यहाँ पे देखेंगे आग्नेय शैल कौन से हैं,
आग्नेय, आग्नेय। तो यहां पे देखेंगे आप लोग ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो, ग्रेबो। यह जो आपका है, यह तो है आपका आग्नेय है, तो यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। जो संगमरमर है, संगमरमर रूपांतरित सेल है। और किसका रूपांतरण होता है संगमरमर? तो यह है चूने पत्थर का, चूना पत्थर। चूना पत्थर का जब रूपांतरण होता है तो वह बन जाता है संगमरमर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म मतलब जीवों का किसी प्रकार का कोई अवशेष ना पाया जाता हो। जैसे हड्डी हो जाए, मान लीजिए पेड़ पौधा तो उसका लकड़ी हो जाए, कोयला हो जाए, तो इस प्रकार का किसी प्रकार का अवशेष नहीं पाया जाता है। तो होगा कि पाया, जीवाश्म पाया जाता है। तो दो प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक में किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं पाया जाता है, एक में अवशेष पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव मर गया तो उसकी हड्डी बच गई, हड्डी के रूप में अवशेष रहेगा। कोई वन क्षेत्र है, वह नीचे दब गया तो उसमें देखेंगे वह कोयले के रूप में बदल जाएगा, पिट के रूप में बदल जाएगा, तो वह अवशेष है। लेकिन कुछ चट्टानों में अवशेष नहीं पाया जाता है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, जीवों का अवशेष पाया जाता है। तो यह जो आपका है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, आग्नेय, रूपांतरित, अवसादित, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आग्नेय चट्टान जो है इसको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, और आग्नेय चट्टान का निर्माण जो होता है वह पृथ्वी के नीचे पाया जाने वाले मैग्मा से होता है। मैग्मा, यह आग्नेय चट्टान किससे बनती है? मैग्मा से बनती है। मैग्मा जब धरातल पे आता है तो उसे लावा बोला जाता है। अब मैग्मा जो होता है, आप देखेंगे मैग्मा या लावा जो होता है यह द्रव अवस्था में पिघला होता है, और इतना अधिक टेम्परेचर होता है कि जो भी अवशेष होते हैं उनको वह समाप्त कर देता है। तो यह आपका तो नहीं होगा। रूपांतरित, देखेंगे रूपांतरण जो होता है, किसी भी चट्टान का रूपांतरण होता है ताप के कारण होता है, दाब और ताप के कारण होता है, ताप के कारण। तो देखेंगे जहां पे दाब और ताप पाया जाता है वहां पे जो चट्टानों में अवशेष होते हैं वह जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे रूपांतरित शैलों में भी जीवों का अवशेष नहीं पाया जाता है। जीवों का अवशेष जो पाया जाता है वह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अवसादी चट्टान को ही परतदार, परतदार चट्टान या शैल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा कि जीवाश्म पाया जाता है, या पूछा जीवाश्म पाया जाता है तो होगा आपका अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है। यहां पे पूछा जा रहा है कि महाद्वीप, महाद्वीप और महासागर, इन बल, यह इसके निर्माण में किन बलों का भूमिका होती है, या किन बलों से इनका निर्माण होता है। अब यहां पे विकल्प में दिया गया है पलट विरूपणी बल, आकस्मिक बल, बहिर्जात बल, सभी। तो जैसे देखेंगे आप लोग, जो बहिर्जात बल है यह पृथ्वी के बाहर से कार्य करता है। पृथ्वी पर
बाहर से कार्य करता है, बाहर से कार्य करता है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जैसे आप देखेंगे हवा हो जाएगी, हवा, पानी या बहता हुआ जल, हिमानी आदि जो हैं, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण से पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी पर कार्य करते हैं। ये जो पृथ्वी पर बाहर से कार्य करते हैं, इसमें आप देखेंगे पवन हो जाएगी, आंधी हो जाएगी, आप देखेंगे हिमानी हो जाएगी। तो यह बल जो है, यह अपर्दन करते हैं, परिवहन करते हैं और उनका निक्षेपण करते हैं। तो इनके द्वारा तो महाद्वीपों का निर्माण नहीं हो सकता, तो यह आपका गलत होगा। आकस्मिक बल में देखा जाए, ऐसा बल जो यकायक कार्य करे, जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी ना हो, उस बल को आकस्मिक बल के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे ज्वालामुखी, वोल्केनो, ज्वालामुखी, और यहां पे दूसरा जो हो जाएगा ज्वालामुखी, और दूसरा हो जाएगा भूकंप। तो यह आकस्मिक बल में है, यह भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे महाद्वीपों का जो निर्माण होता है, यह होता है पलट विरूपणी बल द्वारा। यहां पे आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा अ, क्योंकि महासागर हुए, महाद्वीप हुए, इसका निर्माण पलट विरूपणी बल से होता है, ना कि बहिर्जात बल या आकस्मिक बल से। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी, यह रहने वाले कहां का था? गोर का था। गोर का रहने वाला था, तो गोर के रहने के कारण इसे गोरी के नाम से जाना गया। कहा जाता कि भारत में आक्रमण किया। यह पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण कब किया। विकल्प दिया गया है 21वीं 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी में। तो आप लोग जानते हैं कि जिस समय मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करता है, उस समय भारत के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान थे। इनके समय में दो आक्रमण होता है, एक तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और मोहम्मद गोरी पराजित होता है। दूसरा जो है वो 1 साल बाद होता है और इसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। तो यह शताब्दी जो थी, यह थी 12वीं शताब्दी। इसका जो आक्रमण हुआ था 12वीं शताब्दी में हुआ था। आप देखेंगे 1191 प्रथम था और 1192 द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गोरी का भारत पे आक्रमण कब होता है? 12वीं शताब्दी में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, कैकूबाद। तो यहां पे आप देखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा देखा जाए या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा देखा जाए या रजिया के द्वारा। तो जैसे रजिया के बारे में आप देखिएगा, तो रजिया जो थी यह भारत की प्रथम महिला, यह जो थी रजिया भारत की
भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी। इसके पिता थे, रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसके पिता थे। कैकूवाद देखेंगे तो कैकूवाद देखेंगे आप लोग तो यह गुलाम वंश का था। गुलाम वंश या इसी को कहा जाता है दास वंश। अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह था दिल्ली का प्रथम या सल्तनत का पहला सुल्तान। यह भारत में प्रथम जो था या गुलाम वंश का पहला सुल्तान। यह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश जो था इसे भारत का पहला वास्तविक सुल्तान कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसको शासन करने के लिए किसी गोर के व्यक्ति से आदेश नहीं लेना पड़ा था। इसको शासन की आज्ञा खलीफा के द्वारा दी गई थी, तो इसलिए खलीफा से आज्ञा प्राप्त करता है इल्लत के रूप में, और इसीलिए इल्तुतमिश को भारत का प्रथम वास्तविक सुल्तान कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाने वाला व्यक्ति था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक जहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है यह संस्कृत विद्यालय था। यह क्या था? संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला थी। यह विग्रह राज ये देखेंगे विग्रह राज के द्वारा बनवाई गई थी। संस्कृत पाठशाला ये विग्रह राज के द्वारा बनवाई गई थी। संस्कृत पाठशाला थी और विग्रह राज के द्वारा यह बनवाई गई थी। विग्रह राज चौहान जो थे, ठीक। लेकिन बाद में जब यह आक्रमण करता है तो इसी पाठशाला को मात्र 2.5 दिन में मस्जिद का रूप दे देता है। इसीलिए इसे 2.5 दिन के झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था, तो यह संस्कृत विद्यालय थी, संस्कृत पाठशाला थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? यह विग्रह राज चौहान के द्वारा बनवाई गई थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद में इसको परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, यह क्वेश्चन क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दास वंश कहा जाता है, यहां पे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पहले ही बता दिए आप लोगों को कि दास वंश गुलाम वंश को कहा जाता है। इसे दास वंश कहिए या गुलाम वंश कहिए। गुलाम वंश, तो यह दास वंश या गुलाम वंश, तो यहां पर हो जाएगा गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चंद्रमा की पृथ्वी की निकटतम स्थित, कह रहा है कि जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे निकट होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? परोजी, एपोजी, पेरीहिलियन, एपीहिलियन। यहां से पूछा जा रहा है कि सही क्या है। जैसे मान लिया जाए, या चंद्रमा आप यहां पे मान लीजिए,
एक चंद्रमा यहाँ पे मान लीजिए, जब चंद्रमा यहाँ पे रहेगी, चंद्रमा मान लीजिए जब यहाँ पे रहेगी तो यहाँ पे दूरी कम रहेगी, लेकिन चंद्रमा जब यहाँ पे रहेगी तो यहाँ पे दूरी ज्यादा। चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो दूरी ज्यादा हो रही है, यहाँ पे दूरी कम हो रही है। तो इस प्रकार से जब चंद्रमा एक चक्कर लगाती है, इसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी प्रकार से चंद्रमा चक्कर लगाती है। तो जब चंद्रमा यहाँ पे रहेगी दूरी कम रहेगी, चंद्रमा यहाँ पे रहेगी दूरी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब चंद्रमा निकट हो, पृथ्वी के पास हो, तो किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के पास जब भी चंद्रमा रहेगी तब उसे बोला जाएगा परोजी। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट रहेगी तो इस स्थिति को बोला जाता है उपभू। उपभू हिंदी में उपभू बोला जाता है, अंग्रेजी में परोजी। परोजी। और यहां पे देखेंगे आप, चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, यहां पे चंद्रमा जब पृथ्वी से दूर है तब इसे बोला जाता है अपभू। इसे बोला जाएगा अपभू। अपभू अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा एपोजी। एपोजी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब पृथ्वी के पास, पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा होती है तो उसे पेरोजी या उपभू बोला जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर स्थित होती है तो उस स्थिति को एपोजी या अपभू के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया? ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है। यहां पे पूछा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण जो है कब लगता है। यहां पे अमावस दिया है, माह की प्रथम तिथि, पूर्णिमा, माह की अंतिम तिथि। आपसे पूछा जा रहा है कि यह चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो देखेंगे दो प्रकार के ग्रहण लगते हैं। एक लगता है आपका चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और दूसरा जो लगता है वह लगता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। अब देखेंगे जो चंद्र ग्रहण लगता है यह लगता है पूर्णिमा के दिन, और जो सूर्य ग्रहण लगता है यह अमावस के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस या अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या के दिन लगेगा। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा को लगेगा। यह ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगती है। पूर्णिमा मतलब कि जिस समय चांदनी पूरा दिखाई दे, जिस समय चांदनी या चांद पूरी तरह से चमक रहा हो, उस स्थिति को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। मतलब पूरी तरह से चांद चमकता है। अमावस जो होता है, अमावस के लिए जाना जाता है तो सूर्य ग्रहण के लिए। तो यहां पे जो चंद्र ग्रहण लगता है वह पूर्णिमा को लगता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह पूछा जा रहा है कि पृथ्वी जो आपकी है उसका सबसे निकटतम, मतलब पृथ्वी के सबसे पास उपग्रह कौन सा है? फोबोस है, डेबोस है, टाइटन है, चंद्रमा है। अब जैसे देखेंगे आप अगर ग्रहों का क्रम देखा जाए, जैसे ये आपका मान लीजिए सूर्य हो गया, सूर्य, तो सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के पास जो उपग्रह है इसका नाम है बुध। बुध से आगे जाएंगे हम लोग, बुध के आगे शुक्र, शुक्र, शुक्र के आगे जाएंगे पृथ्वी, इसके आगे जाएंगे मंगल, इसके आगे बृहस्पति, बृहस्पति, शनि
अरुण, वरुण, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और इसके बाद वरुण, क्योंकि वर्तमान में 8 तो ग्रह हैं, तो हमको बृहस्पति, बृहस्पति के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका शनि, तो यहां तक हमारा काम चल जाएगा। शनि के बाद अरुण हो जाएगा, अरुण के बाद वरुण, तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। ग्रहों की संख्या 8 है। 8 तो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो यहां पे आप देखेंगे तो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा। मंगल के पास देखेंगे 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, फोबोस, और दूसरा जो है डिबोस। इसको सही लिखिए, नहीं सही है। पहला जो हो जाएगा फोबोस और दूसरा हो जाएगा डिबोस। फोबोस, दूसरा जो है डिबोस। डिबोस। बृहस्पति का उपग्रह दिया ही नहीं, इसलिए बृहस्पति को छोड़ रहे हैं। टाइटन जो है ये शनि का है, टाइटन शनि का है, टाइटन। अब आप देखेंगे यहां पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के निकट कौन सा है, तो टाइटन देखेंगे, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, इसके बाद शनि है, तो यह तो होगा नहीं, टाइटन बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा है, तो ये नहीं होगा। आप देखेंगे फोबोस और डिबोस, यह मंगल के हैं, यह भी पृथ्वी से दूर होंगे, तो यह भी नहीं होंगे। चंद्रमा आप देखेंगे पृथ्वी के एकदम निकट है, पृथ्वी चंद्रमा की अपना स्वयं की उपग्रह है, और एक ही उपग्रह जो पृथ्वी की है प्राकृतिक, वह चंद्रमा है। तो यहां पे विकल्प के तहत आप देखेंगे तो पृथ्वी के सबसे निकट वो आपका उपग्रह है, वह है चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहां पे भ्रंशोत होगा, बना लीजिएगा भ्रंशोत। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, यहां पे पूछा जा रहा है कि भ्रंशोत पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है, भ्रंशोत पर्वत के बारे में पूछा जा रहा है। विकल्प दिया गया है वलन के द्वारा, समबलन के द्वारा, तनाव बल से, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे यहां पे भ्रंशोत पर्वत और इसके बाद रिफ्ट घाटी, भ्रंशोत पर्वत और रिफ्ट घाटी, तो इन दोनों का निर्माण, इसका भी और इसका, दोनों का निर्माण जो होता है यह तनाव मूलक बल से होता है। तनाव बल यहां पे आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? तो बलन बहुत प्रकार के होते हैं, क्लास में पढ़ाया गया है। तो यहां पे देखेंगे कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें चट्टानों का क्रम उलट जाए, एक दूसरे में उलझ जाए। कह रहा कि परिबलन में, समनत बलन में, एकनत बलन में, अधिक्षिप्त बलन में। तो यहां पे होगा अधिक्षिप्त। अधिक्षिप्त बलन में यह जो चट्टानों का क्रम कैसा हो जाता है, उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सूत कातना उद्योग है। सूत काटना, जैसे आप लोग देखेंगे पहले क्या होता था, गांव में घरों में खास करके लोग टकली से या चरखे से और रुई मतलब कपास से सूत काटा जाता था, और बाद में उसे देखेंगे आप लोग कपड़ा बनता था जिसको खादी के कपड़े के नाम से हम लोग जानते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सूत काटना उद्योग है यह किस प्रकार का उद्योग है, कुटीर उद्योग होगा, आधारभूत उद्योग होगा, रसायन उद्योग होगा, या लघु उद्योग होगा।
तो अब देखेंगे जैसे आधारभूत उद्योग, तो आधारभूत उद्योग में आप लोग देखेंगे जैसे लोहा उद्योग हो जाएगा, आधारभूत में लोहा उद्योग होगा, लौह इस्पात, लौह इस्पात, लौह इस्पात हो जाएगा। रसायन में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक दो पदार्थों को मिला के नया पदार्थ बना, जैसे कीटनाशक हो गया, दवाएं हो गई, ये सब हो जाएगा रसायन में। कीटनाशक हो जाएंगे, कीटनाशक, नाशक, दवाएं या रासायनिक खाद, रासायनिक खाद आज हो जाएंगे ये सब। लघु उद्योग में आप लोग देखेंगे जैसे खिलौना उद्योग हो जाएगा, खिलौना उद्योग, खिलौना उद्योग, चॉकलेट उद्योग, चॉकलेट उद्योग, तो यह सब जो हो जाएगा लघु में हो जाएगा। अब कुटीर में जो होगा, कुटीर में होगा आपका सूत कातना, कुटीर में हो जाएगा, क्योंकि जो कुटीर उद्योग होता है वह परिवार के सदस्यों के सहयोग से किया जाता है। तो यहां पे सही उत्तर होगा आपका जो है कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कहा जा रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। तो देखेंगे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12, राज्यसभा में 12 सदस्यों को यह मनोनीत करता है। यहाँ पे उत्तर आपका ये सही होगा यहाँ पे, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आके हमारा एमसीक्यू समाप्त होता है। 145 क्वेश्चन जो हम लोग एमसीक्यू के रूप में कराएं, तो यहाँ पे आके आज का क्लास यहीं पे हम स्थगित करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।